ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल दिल्ली की शराब नीति की जांच में ईडी के समन को लेकर हो रही सियासत पर है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई है। 2 दिनों में 2 अर्जियों पर सुनवाई के बाद अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले अदालत ने ईडी से वो फाइलें मांगी थी जिनकी बिना पर ईडी केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। ईडी की उन फाइलों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को लगा है बड़ा झटका। इस केस में ईडी के समन को लेकर दायर एक और अर्जी पर 22 अप्रैल को ईडी को अब जवाब दाखिल करना होगा। इस लिहाज से ईडी के समन मामले में अभी केजरीवाल को अदालत से कोई राहत नहीं मिल पाई है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनके लिए कोई राहत नहीं। ऊपरी अदालत का दरवाजा दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से खटखटाया जाएगा। आज की सुनवाई में ईडी ने अदालत में बार बार ये कहा कि पता नहीं सीएम केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद क्यों कर रहे हैं। ईडी उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए समन भेज रहा है, लेकिन केजरीवाल के वकील ने कहा है कि पहले भी अन्य आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाकर गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब ईडी केजरीवाल को फिर से 10वां समन भेजने वाली है? क्या अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता है? और क्या केजरीवाल के खिलाफ एक्शन चुनावी सीजन की सियासत भर है? इन तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। Ma'am, would you like to say something? Ma'am, do you want to say illegal arrest? It's a fabricated case. संजय जी कुछ कहेंगे? क्या है मोदी जी का तो क्या सीएम केजरीवाल बच जाएंगे? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए अरविंद केजरीवाल 2 दिन से दिल्ली हाईकोर्ट की चौखट पर हैं। केजरीवाल तमाम सवाल लेकर अदालत पहुंचे थे। कल कहा था कि ईडी में पेश होने से नहीं, गिरफ्तारी से डर लगता है। आज फिर अदालत में नई अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि समन पर समन भेज रहे हैं, गिरफ्तार क्यों नहीं करते? ईडी ने कहा कि हम गिरफ्तार नहीं बल्कि पूछताछ करने के लिए बुला रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा किस हैसियत से बुला रहे हैं बताते नहीं। ईडी के वकील ने कहा पहले केजरीवाल से पूछताछ जरूरी है। केजरीवाल के वकील ने कहा ईडी गिरफ्तार ही करना चाहती है। ईडी के वकील कह रहे हैं कि गिरफ्तार तो अभी भी कर सकते हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि सबूत होंगे तब तो गिरफ्तार करेंगे। ईडी के वकील कहते हैं केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं। तो अदालत ने पूछ लिया, अगर ईडी केजरीवाल को सबूत नहीं बताना चाहती तो कम से कम अदालत को ही बता दे। ईडी ने अदालत को सबूत पेश करने का दावा कर दिया। देश की विभिन्न कचहरियां बार बार ये बोल रही हैं कि प्राइमा फेसी एविडेंस इस्टेब्लिश हो गया है आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ। इससे पहले केजरीवाल की ओर से अदालत में बार बार यही कहा जाता रहा कि ईडी के समन सिर्फ चुनावी समन है और उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की एक चाल है। हाईकोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मलॉर्ड मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि इनकी मंशा मुझे चुनावों में प्रचार करने से रोकने की है। ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जांच में भागीदारी के लिए नहीं बुला रही है, वो उनको गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके। बार बार सम्मन सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है किसी भी तरह से राजनीतिक मकसद से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि शराब घोटाले में अभी तक की जांच में जो तथ्य और सबूत सामने आए हैं उनके बिना पर ही जांच एजेंसियों ने तमाम कार्रवाई की है और गिरफ्तार आरोपियों को जमानत तक नहीं मिल रही है। मुझे हैरानी इस बात की है कि कल ही माननीय न्यायालय ने उनको स्पष्ट किया था कि आपको जांच एजेंसी के सामने जाना चाहिए, और जिस तरह का व्यवहार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और जिस तरह से भाग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदार नहीं कायर केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल को पूरी आशंका है कि पूछताछ के लिए हाजिर होने पर ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि पिछले हफ्ते साउथ लॉबी से बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने दावा किया था कि तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी के कविता के साथ दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी शराब घोटाले में हुई साजिश में शामिल हैं। ईडी ने कहा था कि निजी लाभ के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिए गए थे
और साजिशन शराब कारोबारियों के जरिए ही आम आदमी पार्टी तक पैसा पहुंचाया गया था। ईडी ने ये भी कहा कि शराब नीति के लिए साउथ लॉबी की ओर से एडवांस में करोड़ों रुपए दिए गए और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर रिश्वत की वसूली की साजिश रची गई। ईडी के इन आरोपों का आधार पहले पकड़े गए आरोपियों के इकबालिया बयान से लेकर कई अन्य सबूत भी हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेकर कि अब आगे क्या होगा, क्या करेंगे दिल्ली के सीएम, संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संजय, सीधे आपके पास आते हुए, राहत नहीं मिली, आगे क्या करेगी आम आदमी पार्टी? इसमें आगे तो दो ही विकल्प बचते हैं, या तो केजरीवाल चक्रव्यूह में घुस जाएं अपने हथियार और उनके साथ, यानी अपने जवाब के साथ, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं और सुप्रीम कोर्ट में आकर ये बताएं कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में यहाँ ये खामियां हैं, हमें पूरी तरह से सुना नहीं गया और हमें सुप्रीम कोर्ट इसमें सुने। तो इसमें से दो चीजें होंगी, या तो होली की छुट्टियों के दौरान कोर्ट उनके मामले की सुनवाई करेगा, या फिर ये देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल कौन सा विकल्प तलाशते हैं। मुझे दूसरे विकल्प पर जाने की उम्मीद ज्यादा लगती है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। उनकी सारी दलीलें कोर्ट ने खारिज कर दी। लेकिन आप देखें कि जब तक कोर्ट ने फाइलें नहीं देखी थी, तब तक कोर्ट के रवैये से लग रहा था कि हो सकता है कोर्ट एक बीच का रास्ता निकाल ले। लेकिन फाइलें देखने के बाद कोर्ट का रुख बिल्कुल ही बदल गया और कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप समन भेज रहे हैं, आप इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? ईडी ने कहा कि हमारा मकसद गिरफ्तार करना नहीं, हम तो इनसे पूछताछ करना चाहते हैं। पता नहीं इनको किन लोगों ने सनका दिया या ये कह दिया कि आपको गिरफ्तार करने के लिए बुला रहे हैं, जबकि हम तो पूछताछ के लिए बुला रहे हैं और हमारा जो अधिकार क्षेत्र है वो पूछताछ के लिए ही है। तो पूछताछ के लिए बोला। कोर्ट ने केजरीवाल से तब कहा कि आप जाते क्यों नहीं है पूछताछ के लिए, आपको पता तो चले कि आखिर किस बारे में ईडी आपसे सवाल करना चाहती है, जानना चाहती है। इन्होंने कहा कि नहीं, सवाल वाल कुछ नहीं, ये तो सिर्फ हमें गिरफ्तार करने के लिए बुलाना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने अपने आदेश में सिर्फ ईडी को यह कहा कि ईडी 22 अप्रैल से पहले, जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी, उससे पहले ईडी इनकी याचिकाओं पर जवाब दाखिल करे। 2 याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट के पास हैं। पहली याचिका है कि समन को रद्द किया जाए, समन असंवैधानिक है, और आज सुबह उन्होंने गिरफ्तारी से अभय दान मांगते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की। आम लोगों की जानकारी के लिए संजय, आपने कहा कि 22 अप्रैल को उपस्थित हो सके। अब ईडी को 22 अप्रैल तक का वक्त मिल गया है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल से ईडी क्या पूछताछ के लिए समन भेजेगी या 22 अप्रैल तक का इंतजार करना होगा? आम लोगों की समझ के लिए आप बताएं, इस सवाल का क्या है जवाब? इसमें चित्रा, कोर्ट ने ईडी को समन भेजने से मना नहीं किया। पिछले समन पर कोई रोक नहीं लगाई, समन पर आगे आने वाली कार्रवाइयों पर भी रोक नहीं लगाई है। आज का समन तो 21 तारीख तक का था। 21 तारीख तक अदालत में वो पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। तो ऐसे में अब अगला समन भेजने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है, ईडी समन भेज सकती है। अब केजरीवाल को देखना है कि वो 10वें समन पर भी हाजिर होते हैं या फिर उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। ज्यादा चांसेस ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते ही केजरीवाल के पास एक बड़ी ढाल, एक बड़ा बहाना होगा, एक बड़ी दलील होगी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये अपील पेंडिंग है, जब तक हमारी एसएलपी का सुप्रीम कोर्ट में निपटारा नहीं हो जाता, तब तक हम ये मानेंगे कि आपकी जो समन है, आपके समन है, वो गैर कानूनी है, प्रक्रिया का उल्लंघन है। चुनावी समन इसको बताया जा रहा है। संजय, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सचदेवा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुख करते हैं। और उसकी एक लिखित कंप्लेंट उन्होंने थाने में दर्ज की। मैं वो संक्षिप्त में पढ़कर सुना देता हूं। मैं डॉक्टर सो एंड सो, मदर ऑफ सो एंड सो, FIR नंबर सो एंड सो, 22 फरवरी 2024। श्रीमान, आपको प्रार्थना पत्र के माध्यम से ये जानकारी देना चाहती हूं कि श्री ईश्वर चंद्र, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, बाबा साहब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, एवं श्रीमती नीता वर्धन एवं अन्य सदस्य आज 2 मार्च 2024 समय 12 बजे के आसपास ऑफिस में बुलाने पर गई। साथ में मेरी बहन और उसके हस्बैंड भी थे। ईश्वर चंद के ऑफिस में बातचीत के दौरान काफी उत्तेजित
एग्रेसिव व अव्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया जो मेरे लिए असहज रहा और साथ ही साथ बिटिया को अन्य केस में फंसाने और साथ ही साथ बिटिया को अन्य केस में फंसाने की धमकी दी। यानी कि जब छात्राओं ने एफआईआर लॉन्च की तो जो कल्प्रिट है उन्होंने मां को बुलाकर ये धमकाया कि आप विजेंद्र गुप्ता को सुन रहे थे। इसके पहले सचदेवा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार हमला किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के मुखिया के ऊपर, क्योंकि आज दिल्ली हाईकोर्ट से जिस राहत की उम्मीद के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे वो राहत नहीं मिली है। अब पूरे मामले में आगे क्या होगा, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका कक्कड़ जी स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी की कुछ ही देर में हमारे साथ होंगी। प्रोफेसर संगीत रागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त मौजूद हैं। किशोर तिवारी जी आप लीडर हैं शिवसेना उद्धव गुट के। रशीद किदवई जी सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका रुख करते हुए गौरव भाटिया जी, आज दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, लेकिन अभी ऊपरी अदालतों का दरवाजा खटखटाना बाकी है। लेकिन आज के इस फैसले को बीजेपी अपनी जीत के तौर पर क्यों देख रही है, जो आरोप आप लोगों के ऊपर आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं? गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, सबसे पहले तो ये जीत भारतीय जनता पार्टी की केवल नहीं है जिसने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है। ये जीत है उन निष्पक्ष जांच एजेंसियों की जिन्होंने इस मामले की पूरी विवेचना बहुत ही अच्छे से करी है। ये जीत है हर उस नागरिक की जो देख पा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है और न्यायालय उनको कोई राहत नहीं दे रहे। और मैं प्रवक्ता के साथ साथ वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं। मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों बहुत मुश्किल फंदा है जो अरविंद केजरीवाल के गले में पड़ गया है और इससे बच पाना मुश्किल है। देखिए, सबसे पहले आज कोई अंतरिम राहत नहीं दी है न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने। और राहत अगर दे ही नहीं है तो साथ में यह भी कह दिया है कि प्रथम दृष्टया जो आरोप है वो बहुत ही गहन है, बहुत गंभीर है। तीसरी बड़ी बात जिस पे हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये पूरे केस की बात तो थी ही, लेकिन साथ साथ ईडी ने वो फाइल दिखाई दोनों जजेस को जिसमें अरविंद केजरीवाल का रोल है। और न्यायालय ने वो फाइल देखने के बाद पाया होगा कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से घोटाला किया है, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, वही किंगपिन है और इसीलिए राहत नहीं दी है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, राजनीतिक सवाल। ये अरविंद केजरीवाल चित्रा जी तो वही हैं जो कहते थे कि भाई अगर आरोप लगे तो पहले इस्तीफा दो और उसके बाद जब आपका नाम साफ हो जाए तब आओ राजनीति। और मैं एक ट्वीट भी लाया हूं, ये अंग्रेजी में है, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ देता हूं। 23 सितंबर 2015 को अरविंद केजरीवाल अपने साथी सोमनाथ भारती को यह सलाह दे रहे हैं और दर्शक सुने। सोमनाथ को आत्मसमर्पण करना चाहिए। वह भाग क्यों रहा है? उसे जेल जाने से इतना क्यों डर लग रहा है? अब वह पार्टी और अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहा है। ये अरविंद केजरीवाल सलाह दे रहे हैं, ठीक है, सोमनाथ भारती को 2015 में। हाँ। और आज अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? 9 समन आए हैं। चित्रा जी, आप मुझे ये बताइए, न्यायालय राहत नहीं देता, एक। दूसरा, क्यों नहीं आप जा सकते हैं जांच एजेंसी के सामने, उनके सवालों के उत्तर दे दीजिए, ठीक है, दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए, नहीं कर रहे। तीसरी बड़ी बात है, ये दोहरे मापदंड जो है ये दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल अंदर से डरे हुए हैं, ये कांप रहे हैं, ठीक है। और मैं ये कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि भ्रष्टाचार से नहीं, समन से डरते हैं अरविंद केजरीवाल। और समन 9 आए लेकिन सम्मान अब रत्ती भर नहीं बचा है, ठीक है। समन तो 9 है, हाँ। लेकिन सम्मान अब रत्ती भर नहीं। प्रियंका कक्कड़ जी, सीधे आपके पास आते हुए, मतलब आज तो सबूतों के साथ ईडी पहुंची, हाईकोर्ट में ने जो सवाल पूछे उसका जवाब दिया, उसके बाद भी दिल्ली के सीएम को राहत नहीं मिली है। क्या है इस पर जवाब आपका प्रियंका कक्कड़ जी? झटका लगा है आम आदमी पार्टी को, दिल्ली के सीएम को?
चित्रा जी सभी को नमस्ते। चित्रा जी सभी को नमस्ते। चित्रा जी सेंसेशनलाइज करने के लिए हेडलाइन काफी अच्छी लगती है, झटका लगा, पर हमारी एप्लीकेशन और पिटिशन दोनों पेंडिंग है। ईडी से जवाब मांगा गया है कि क्यों इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट नहीं करनी चाहिए। ये वो ईडी है जो 2 साल में ये तक तो बता नहीं पा रही कि अरविंद केजरीवाल जी अक्यूज्ड हैं या विटनेस। ऐसी इनकी इन्वेस्टिगेशन है। 0.4% इनका आंकड़ा है। आज की न्यूज देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। संजय राठौड़, ये टेरर फंडिंग जिन्होंने की पाकिस्तान के निर्देश में, वो भाजपा में शामिल हो गए। टेरर फंडिंग की, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हम पे लगाकर चवन्नी रिकवर ना कर पाने के बाद 2 साल बाद शांत कराइए इनको, नहीं तो ऐसे ही मतलब अभी आई होप इनकी चोटें ज्यादा दर्द ना दे रही हों जो इनको कल लगी हैं, इसलिए मेरी बात आराम से सुने। और इनको अगर मेडिकल सुविधा भी चाहिए तो दिल्ली सरकार फ्री में इनका इलाज कराएगी। गौरव भाटिया जी का ठीक है। गौरव जी आराम से हो जाए उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। अरे आप अगर हमारी फरिश्ते स्कीम बंद नहीं करवाते तो आपको कोई फ्री में हॉस्पिटल भी अभी शराब घोटाला मामले पर ही रहते हैं। प्लीज गौरव भाटिया जी, प्लीज गौरव भाटिया जी, प्लीज। ठीक है, प्लीज ऐसे इस तरह की टिप्पणी नहीं। प्लीज गौरव भाटिया जी अपनी बारी में बोलेंगे, अपने सवालों का जवाब देंगे, एक दूसरे पर इस तरह की टिप्पणी नहीं होगी। प्लीज दोनों ही लोगों से गुजारिश है। प्रियंका कक्कड़ जी शराब घोटाला मामले पर ही रहते हैं। आपको लग रहा है कि हेडलाइन बनाने के लिए ये झटका लगना और ये सारी चीजें हो सकती हैं। आप अपने शब्दों में बता दीजिए कि आज का ये हाईकोर्ट का फैसला क्या बताता है। आज तो आप लोग राहत की उम्मीद के साथ गए थे ना, राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट का हाईकोर्ट नहीं, ये गलत है चित्रा जी, ये बोलना ही गलत है कि राहत नहीं मिली, इसलिए मैं करेक्ट कर रही हूँ आपको। ये सेंसेशनलाइज करने के लिए अच्छा लगता है। अब ये एप्लीकेशन पेंडिंग है। ईडी से जवाब मांगा गया है कि राहत क्यों नहीं मिलनी चाहिए। ईडी से जवाब मांगा गया है कि तुम्हारी पीएमएलए प्रोविजंस, आपको याद होगा कल ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने और जस्टिस दत्ता ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि ये क्या चल रहा है देश में। ईडी किसी को भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान लंबे अनंत काल तक जेल में रखे जा रही है। ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है ईडी की। और आज फिर ईडी से पूछा गया है कि बताइए कि क्यों इनको इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट नहीं होनी चाहिए, और ईडी को जवाब देना है 22 अप्रैल को। ये हुआ है। तो ये सेंसेशनलाइज करने के लिए न्यूज भले ही इस तरह से पेश की जाए, अलग बात है। हाँ, उनकी बात हो जाए। आज आलम ये है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो बंगारू लक्ष्मण की पार्टी में जाकर क्लीन हो चुके हैं। अगर मनीष सिसोदिया जी को भी कहा गया था हमारे पास आ जाओ, डेप्यूटी सीएम बना देंगे और सारे दाग धुल जाएंगे। तो ये हम लोग हेड ऑन लड़ रहे हैं इनसे। हम इनके दबाव में आने वाले नहीं है कि ये इलीगल समन भेजेंगे और हम झुक के चलते चले जाएंगे। हम इनके दबाव में आने वाले नहीं है। हम कोर्ट जाएंगे, हमें कोर्ट पे विश्वास है, हम कोर्ट से न्याय लेके आएंगे। पर हाँ, मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि ऐसी सेंसेशनल हेडलाइंस एक तरफा ना चलाई जाएं, क्योंकि ईडी से जवाब मांगा गया है और ईडी को 22 अप्रैल को जवाब देना है। कुछ बातें मीडिया की विवेक पर छोड़ देनी चाहिए और मुझे नहीं लगता है कि राजनेताओं को मीडिया की हेडलाइन तय करनी चाहिए। लेकिन गौरव भाटिया जी, जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं उस पर जवाब दीजिए आप। नहीं, हाँ ठीक है प्रियंका जी, आपकी बात हो गई, अब जवाब ले लेते हैं। हम मीडिया को छोड़ देते हैं, अभी आज के मुद्दे पर रहते हैं। गौरव भाटिया जी जल्दी से, बाकी लोगों के पास में आऊंगी उसके बाद। देखिए, पापी आपके नेता हो या प्रवक्ता हो, इनकी बुद्धि को भ्रष्ट किया हुआ है इस वक्त अरविंद केजरीवाल जनता पार्टी को बोली मेरे पार्टी का नाम। सबसे पहले इन्होंने कहा, कल ही तो कोर्ट ने कहा था। चित्रा जी बीच में ना बोले, अभी तो ये बता रही थी कि ये है वो है भाजपा। तो आप थोड़ा संयम रख के तमीज से मैं बात चारों करना शुरू इनकी करें, जो टिप्पणियां हैं लैंग्वेज शुरू उस करें। पे उत्तर देता हूँ। शांत कराइए चित्रा जी, अब आप नहीं बोल रही हैं चित्रा जी। प्रियंका जी प्लीज, अब वो आपकी बारी में बोल रहे थे तो फिर आपने आपत्ति जाहिर की, अब उनको बोल लेने दीजिए, फिर वो आपकी बारी में नहीं बोलेंगे। गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी लोग भी अपनी बारी के इंतजार में। तो ये तो बोलते ही गए थे ना। ठीक है प्रियंका चित्रा जी, ये तो बोलते हाँ ही गए थे। प्लीज, आपसे गुजारिश है, अब उनकी बात सुन लीजिए। आपने कई सवाल खड़े किए हैं बीजेपी पर, उसका जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, सबसे पहले तो व्यक्तिगत टिप्पणी पे दोबारा इन्होंने बोला, इसलिए एक बात कह दूं, किसी की हिम्मत नहीं है कि उंगली लगा दे, समझ गई। और सर्वोच्च न्यायालय ने आज करारा थप्पड़ ऐसी ही जो बेतुकी बातें करते उन लोगों को मारा है कि एक वकील का बैंड कैसे छीना। खैर वो आज की चर्चा का विषय नहीं है, मैं इनकी बातों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा कोर्ट ने कल कहा था। शांत कराइए, शांत कराइए। कल
कल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से पूछा, अरे अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं ईडी के समक्ष आते हैं? तो ये क्या दर्शाता है? थर-थर कांप रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उनको पता है अब पूरी उम्र जेल में ही गुजरने वाली है। वहां मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी तो इंतजार कर रहे हैं ना चित्रा जी। दूसरी बात, ये कैसी अधिवक्ता है इनको ये भी नहीं पता है। इंटरिम रिलीफ के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे कि 9 समन जो है उस पर रोक लगाई जाए। ये अंतरिम जो है आप राहत मांगते हैं, उस पर आज कोर्ट ने कहा कि हम राहत नहीं देंगे। हाँ, पिटीशन पड़ी हुई है, लेकिन पिटीशन इनफ्रक्चुअस हो जाती है कितनी बार। अगर अरेस्ट ही कर लेंगे मान लीजिए ईडी वाले, मुझे नहीं पता, लेकिन कर लें तो पिटीशन भी खत्म हो गई। तीसरी बात, ये कह रहे ईडी बता नहीं पा रही है कि क्या किया है पापी आपके सारे नेताओं ने। अब ये तथ्य सुनिएगा, अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। एक मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में सड़ रहे हैं। ईडी कोर्ट, उसके बाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने उनको राहत नहीं दी है। संजय सिंह ईडी कोर्ट से मुकदमा हारे, राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट से हारे, सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है, 5 महीने से जेल में सड़ रहे हैं। के कविता, जिन्होंने कबूला है कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपया लिया है और उसके बाद जो शराब नीति है उसको बदला है, वो खुद अभी बेल पे बाहर नहीं आ पाई और जेल पे है। तो क्या आज ये पूछा नहीं जाएगा कि अगर ईडी कुछ बता नहीं पा रही है तो फिर न्यायालय क्यों समझ पा रहा है? इसका मतलब मूर्ख कोई है तो वो पापी आप, उनके नेता और सारे लीडर हैं जो न्यायालय की इज्जत नहीं करते हैं, जो कानून की इज्जत नहीं करते और जांच एजेंसियों की। बाकी मेहमानों के पास जाऊं उसके पहले प्रियंका जी जल्दी से उनके सवालों पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आशुतोष जी बाकी मेहमानों के पास फौरन आ रही हूँ। संगीत जी, प्रियंका जी। चित्रा जी, एक तो आज कोर्ट ने ये भी कहा कि ना अरविंद केजरीवाल जी का नाम कहीं है, ना आम आदमी पार्टी का जो पीएमएलए में हो भी नहीं सकता। मैं फिर से बता रही हूँ लश्कर भाजपा के प्रवक्ता को कि आज संजय सरोज जो टेरर फंडिंग पाकिस्तान के निर्देश पे करते थे, उनको क्लीन चिट मिल गई, भाजपा में आ गए वो। आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, सबसे खाऊंगा किसी को नहीं बताऊंगा। आप टेरर फंडिंग अक्यूज को अपनी पार्टी में लाते हैं। लश्कर भाजपा है आप, ईमानदार लोग जिनके पास से आपको एक चवन्नी नहीं मिली। आज आलम यह है, प्रियंका जी को बोल दीजिए गौरव जी। आज आलम यह है कि ईमानदार लोग जेल में हैं और सारे के सारे करप्ट लोग बंगारू लक्ष्मण की पार्टी में हैं। आज अभी भी ये एक अच्छी बात है कि ईडी को कोर्ट ने कहा बताओ क्या जवाब है तुम्हारे पास, और 22 अप्रैल को कहा गया जवाब दो, क्यों नहीं मिलनी चाहिए इंटरिम जमानत, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, क्या जवाब है तुम्हारे पास इन इल्लीगल सम्मन्स का, इन प्रोविजंस का जो अंडर चैलेंज हमने किए हैं, अंडर चैलेंज, उसका जवाब मांगा गया है। अब मैं बाकी मेहमानों के पास चले जाती हूँ ये कहते हुए कि कृपया व्यक्तिगत टिप्पणी से बचा जाए, और मुझे लगता है आप दोनों ही बहुत सीनियर हैं और बीच में एंकर को टिप्पणी करके समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अपनी जुबान को कम से कम थोड़ा सा इस लिहाज से हम दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें ताकि आम लोग जो देख रहे हो उनको भी समझ में आए कि किस टॉपिक पर यहां पर बहस हो रही है, बेवजह की व्यक्तिगत टिप्पणी से बचते हुए। सीधे आपके पास आते हुए आशुतोष जी, झटका किसको लगा है? प्रियंका कक्कड़ जी कह रही है ईडी को लग गया है, केजरीवाल जी को लगा है, क्या क्या समझ में आ रहा है आपको, किसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं यहां पर? अनम्यूट हैं आप प्लीज, अनम्यूट कर लें, म्यूट हैं आप प्लीज। चित्रा जी, निश्चित तौर पर इसमें 2 बातें। पहली बात तो यह है कि अब तक के का जो शराब घोटाला था उसमें ये सबसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पर लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट में जो उन्होंने प्रेयर दी थी, जो पिटीशन दाखिल की थी, उसमें यह था कि इस मामले में कोई भी कोएर्सिव एक्शन ना हो, इसके इंटरिम रिलीफ के लिए गए थे। कोर्ट में जब पूरी सुनवाई हुई तो जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर शायद चिंता इस वक्त आम आदमी पार्टी को होनी चाहिए, वो ये कि कोर्ट ने पहले पूछा कि आपके पास सबूत क्या है। ईडी ने कहा कि हम आपको सबूत को ओपन कोर्ट में नहीं दिखा सकते। कोर्ट ने कहा ठीक है, उनके चैम्बर में जाके उनको लिफाफे में जब सबूत दिखाया गया और सबूत देखने के बाद चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने किसी तरीके की रिलीफ देने से मना कर दिया, अदालत ये नहीं कहती आप गिरफ्तार करें, गिरफ्तार नहीं का, कोएर्सिव एक्शन पे जो स्टे मांगा था उसको उन्होंने मना कर दिया। इसका मतलब स्पष्ट है
कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो रिलीफ देने से मना किया है, इसका मतलब कि ईडी ने जो सबूत दिए हैं वो कम से कम अदालत को ये लगता है कि प्राइमा फेसाई वो काफी हैं, और उस संदर्भ में उन्होंने कोएर्सिव एक्शन पर किसी तरीके की रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण मसला आज की तारीख में है। और इस दौरान जब कोर्ट में ये भी पूछा गया कि आपने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है, तो ईडी ने कहा कि हम कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं उनको। अब ये ईडी के अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो आज रात उनको गिरफ्तार करें या 22 अप्रैल के बाद उनको गिरफ्तार करें। ये अब पूरी तरीके से बॉल ईडी के कोर्ट में है, और ईडी की मंशा पर निर्भर करता है कि वो कब उनको गिरफ्तार करना चाहती है। ये मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल वाज रॉन्गली एडवाइज्ड कि जो बार बार वो सम्मन पे नहीं जा रहे थे, उनकी जो कानूनी सलाहकार थे उन्होंने उनके साथ न्याय नहीं किया है। अगर ईडी उनको गिरफ्तार करती है तो किस मुंह से वो जनता के बीच जाएंगे और ये कहेंगे कि हमको जो है वो जानबूझ के फंसाया जा रहा है या जानबूझ के हमको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि अब हाईकोर्ट की मुहर उस पर लग गई है। मैं ये नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला करेगा, लेकिन अगर हाईकोर्ट ने अगर सबूत देखने के बाद ये फैसला दिया है तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट से भी इनको रिलीफ मिलना मुश्किल होगा। और आज प्रश्न पहली बात जी ये, और आपकी बातों से हाँ में हाँ मिला रहे हैं संगीत रागी जी। आप अपनी बात पूरी कर रहे हैं, उसके बाद संगीत जी के पास में जाऊंगी। हाँ, इसमें जो दूसरा पहलू ये है कि जब आप मामले को इतना लंबा खींचते हैं, जब आप 9 समन्स आपको मिले और समन्स पे आप पेश नहीं हो रहे हैं, तब जो कोर्ट जो 4 समन मिलने के बाद जो ईडी ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया था 174A के तहत, यानी आप विलफुली एजेंसीज को, गवर्नमेंट को डिफाई कर रहे हैं। और अगर वो मामला अगर अदालत के अंदर साबित, अब ईडी के पास पूरा सबूत है कि मैंने इनको पहली बार समन दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, चौथी बार दिया, 9 समन हमने दिए हैं और ये ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसका मतलब ये विलफुली हमको डिफाई कर रहे हैं और विलफुली जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो वहां से भी इनका कन्विक्शन हो सकता है। आप सिर्फ ये, मैं शराब घोटाले की बात नहीं कर रहा हूं, और जो 174A है उसमें 6 महीने की सजा भी हो सकती है, क्योंकि उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होना। उसमें ईडी को खाली वो सबूत पेश करने की मैंने इनको 9 समन्स दिए थे और देखिए इन 9 समन्स पे ये हाजिर नहीं हुए हैं। तो ये गंभीर मसला है और इसलिए मैंने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल कैरियर में अब तक का सबसे बड़ा झटका है। कैसे इससे निपटेंगे मैं इस बारे में नहीं जानता हूं। अब ये ईडी के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इनको कल गिरफ्तार करे, आज रात गिरफ्तार करे या फिर चुनाव के बाद गिरफ्तार करे, लेकिन गिरफ्तारी का रास्ता पूरी तरीके से साफ है। किशोर तिवारी जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। रशीद जी आपके पास स्टूडियो में हमारे साथ संगीत रागी जी मौजूद हैं। संगीत जी, आप उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी और खुद मुख्यमंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि बार बार चुनावी समन हमें भेजा जा रहा है, लोकसभा चुनाव में मेरा बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, उससे दूसरा पक्ष यानी कि बीजेपी डरी हुई है। 10 सेकंड और हाँ बोलिए, 10 सेकंड बोलिए सर। इसमें एक चीज अभी तक जो ईडी बार बार, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि ईडी हमें ये नहीं बता रही है कि हमें एक्यूज के तौर पर बुलाया जा रहा है या विटनेस के तौर पर बुलाया गया है। पिछली बार के कार्तिक का मामला आया था, उसमें अदालत में ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि जो 100 करोड़ की देनदारी हुई है कार्तिक के और इनके बीच में, उसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के तमाम लोग षड्यंत्र में शामिल हैं। इसका मतलब यह कि ईडी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये षड्यंत्रकारी है, एक्यूज है। दूसरा, सीबीआई ने कोर्ट में यह कहा था कि कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हमें करनी है, यानी सीबीआई स्पष्ट तौर पे इशारा कर चुकी है कि गिरफ्तारी हो सकती है इसमें अरविंद केजरीवाल की, और अब इनको चूंकि कॉन्स्पिरेटर माना जा रहा है इसलिए उसमें भी बचने की कोई गुंजाइश अब बचती नहीं, क्योंकि अगर कॉन्स्पिरेटर मानती है तब फिर इनके सामने सबूत रखे जाएंगे, इनसे पूछताछ की जाएगी और जो पहले से गिरफ्तार लोग हैं उनके सामने 1-to-1 कराया जाएगा या आमने सामने कराया जाएगा। संगीत रागी जी, लेकिन चुनावों के दरमियान अगर इस तरह से एक्शन में आ जाएगी ईडी तो सवाल पलटकर पूछे जाएंगे ना कि केजरीवाल, उन्होंने कहा मेरी भूमिका बड़ी रहने वाली है लोकसभा चुनाव में और इसी डर से बीजेपी ये षड्यंत्र कर रही है मेरे खिलाफ। देखिए, आपराधिक मामलों में चुनावी तर्क कोई भी कोर्ट स्वीकार नहीं कर सकता है। यदि आप दलील देखें अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से, चूंकि बहुत बड़े वकील हैं, बड़े विद्वान वकील हैं, और सामान्यतः ये देखा जाता है कि बड़े बड़े हारी हुई बाजी भी वो पलटने में माहिर हैं और इसीलिए संभवतः अरविंद केजरीवाल ने उनका सहारा लिया। लेकिन ये चुनावी तर्क जो है वो कोर्ट के आगे नहीं टिक सकता। और आज मैं पहली बार सत्यहिंदी.com के संपादक के साथ सहमत हो रहा हूं, क्योंकि तो कम से कम इतना सच बोल रहे हैं। वो खुद ही माँ दूध का जला जो है वो मट्ठा भी फूक फूक करके पीता है
वो केजरीवाल को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से जानते हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बात है, ये एक प्रकार का माखौल जैसा माहौल बन गया था कि ईडी 9 समन दे रही है और आप आ नहीं रहे हैं। यही अरविंद केजरीवाल कहते थे कि श्रीमती सोनिया गांधी को लेकर के कहते थे कि ईडी उनके पास जा रही है, ईडी उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, समन क्यों भेज रही है। अब वही तर्क अरविंद केजरीवाल अपने पर लागू नहीं कर रहे थे। दूसरी बात, ये कहना, एक सामान्य व्यक्ति के लिए मन में प्रश्न खड़ा हो रहा था कि भाई यदि मैं समन का ऐसे उल्लंघन करता तो ईडी के पास क्या सबूत नहीं है क्या, क्यों नहीं वो गिरफ्तार कर रही है। यदि सामान्य व्यक्ति होता तो बहुत पहले जेल के अंदर हवा खा रहा होता। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतने दिनों तक बचे हुए हैं तो शक की सुई जो है वो ईडी की तरफ बढ़ रही थी, वो उसका राजनीतिक फायदा उठा रहे थे अरविंद केजरीवाल। आज कोर्ट ने डॉक्यूमेंट देखने के बाद प्रथम दृष्टया ये उनको महसूस हुआ कि नहीं, इसमें कुछ सच्चाई है, और यही कारण है कि उनको कोई भी राहत देने से, अंतरिम राहत देने से आज हाई कोर्ट ने मना कर दिया। दूसरी 22 अप्रैल तक अभी जवाब भी देना है। देखिए, जवाब वो दूसरी चीज का है, लेकिन ईडी की कार्रवाई को रोका नहीं है हाई कोर्ट ने। वो तो यही कहने गए थे कि भाई हमको 2 महीने के लिए, चुनाव तक के लिए हमको जेल, हमें गिरफ्तार न करें। क्या इस पर हाई कोर्ट ने मना कर दिया? नहीं मना किया है। ये कह रहे थे समन की बारी, आगे की कार्रवाई ईडी न करे, ऐसा कुछ नहीं बोला है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी यदि ईडी चाहे तो कल फिर समन, बिना समन के दिए उनको गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है। नहीं आने के एवज में भी गिरफ्तार कर सकती है। अरविंद केजरीवाल की छवि जो है आज के दिन में आपराधिक वाली छवि, ये निकल तो कोर्ट में मामला है ना, इसलिए मैंने छवि के बारे में कहा है। मैंने कहा नहीं कि वो अपराधी हैं। आप हेमंत, उनको लगता था कि हम ऐसा करने से इसका हम पॉलिटिकल कैपिटल बना पाएंगे। ठीक है। आपने हेमंत सोरेन को देखा, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, झारखंड की जनता उनके साथ आकर के नहीं खड़ी हुई है। आपराधिक चीजों में जैसे ही तथ्य सामने आते हैं लोग आपके किनारा कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल के मामले में भी यही लागू होता है। किशोर तिवारी जी, अब कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है तो इसके लिए बीजेपी थोड़ी ना जिम्मेदार है। नहीं, आशुतोष की बात मैंने सुनी, प्रियंका की बात सुनी, और रागी जी और गौरव भाटिया तो वही बोलेंगे। लेकिन मैं महाराष्ट्र का अनुभव बताता हूं कि संजय राउत को अरेस्ट किया गया था पत्राचाल के अंदर, लेकिन वो बेचारे 90-100 दिन रहकर आए तो उनकी बेल ऑर्डर बताती है कि उनके पास तो सबूत ही नहीं है, और जो अक्यूज है मेन वो बेचारे बाहर है। तो ऐसा भी होता है ना कि आप जबरदस्ती के अक्यूज बनाकर जेल में रख सकते हो। तो मैं तो बोलूंगा कि सारे ऑप्शन एंजॉय करने दो अरविंद केजरीवाल जी को। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी जो कह रही है कि अभी हाईकोर्ट भी सुनवाई करेगा, लेकिन आज उनको प्रोटेक्शन नहीं मिला, ये बात तो ठीक है। और आशुतोष की एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल यह उस आंदोलन से आए थे जिसमें भ्रष्टाचार ये बहुत बड़ा मुद्दा था। और उनकी सरकार आने के बाद उस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे और उसके प्रमुख नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाए। और अभी अरविंद केजरीवाल की भी मुझे लगता है कि, मुझे तो लग रहा है कि ईडी चुनाव के पहले पकड़ लेगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप पार्टी का कोई नुकसान होगा। एक मैसेज तो ऐसा ही जा रहा है कि विपक्ष के जो नेता है, सीएम है, उनको चुन चुन कर बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर अरेस्ट कर रही है। और महाराष्ट्र के हिसाब से मैंने ईडी का दुरुपयोग देखा, एनसीपी का देखा, सीबीआई का देखा। की बात हो जाएगी, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। किशोर जी अपनी बात पूरी कर लें। हाँ भाटिया जी, हाँ, पहले आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाटिया जी ये बात भी तुम याद रखो कि तुम्हारे सरकार की जो छवि है वो ईडी वगैरह का दम दिखाकर सरकारें गिराने की है। और आपके पार्टी में जो आ जाते हैं वो 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी रहो या कुछ भी रहो, साफ हो जाते हैं। प्रियंका ने जो कहा, मनीष सिसोदिया को ऑफर दी होगी
तो ऐसी बात तो चल रही है। तो आपने जो ईडी का दुरुपयोग किया है उसमें ये मामला कितना भी संगीन हो, लेकिन मुझे लगता है जनता की सहानुभूति या अरविंद केजरीवाल के साथ ही जाए। रशीद किदवई जी, इस मामले में सहानुभूति मिलेगी क्या अरविंद केजरीवाल को, या फिर कोर्ट का जो आज रुख रहा है सबूत देखने के बाद वो मुश्किलें आम आदमी पार्टी के आगे आने वाले वक्त में बढ़ाने वाला है? जी चित्रा, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया। देखिए, हमारे देश की जो राजनीति है उसमें मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ कि जब कानून कचहरी या तथाकथित भ्रष्टाचार के मामलों में नेतागण पकड़े गए तो वो राजनीतिक रूप से चमके। उसकी सबसे बड़ा उदाहरण जयललिता है, और मुझे लगता है इसी वजह से भाजपा जो है वो अरविंद केजरीवाल पे राजनीतिक रूप से हाथ डालने में थोड़ा घबरा रही है। वो एजेंसीज का सहारा लेकर के एक राजनीतिक पॉइंट बता रही है। हमारे यहाँ मित्र, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो प्रोफेसर साहब हो, चाहे वकील साहब हो, वो एक कानूनी मामला जो है, जो सब जुडिस है, जो 100 है, उसमें टिप्पणी कर रहे हैं जैसे उनके पास तमाम फाइलें, सबूत वगैरह पता है। ये मुझे बात बहुत अटपटी लगती है। तो ईडी को ही बताना चाहिए, और ईडी के साथ ये तमाम राजनीतिक दल शिकायत करते हैं कि ईडी को बताना चाहिए कि कोई आदमी वो अक्यूज्ड है या वो विटनेस है। देखिए चित्रा, देश में जो रूल ऑफ लॉ है उसमें बड़ा सिंपल है कि आप मुल्जिम और मुजरिम में फर्क होता है। या तो मुल्जिम भी नहीं बता रहे, आप तो सीधा मुजरिम बता रहे हैं। तो ये गंभीर प्रश्न है। मैं अरविंद केजरीवाल का कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पूरा मामला देखिए, इसका कानूनी पहलू है। अगर घोटाला हुआ है, घोटाले में आरोपियों को बिल्कुल सजा होनी चाहिए, आरोपियों को पकड़ा जाना चाहिए। या आरोपियों को पकड़ा नहीं जा रहा, यहाँ एक आडंबर, एक हवा खड़ा किया जा रहा है। एजेंसीज बच रही हैं, दोनों 10-10 बार सम्मन दिए जाते हैं। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जिससे ऐसा लगे कि कोई आदमी मतलब बिना किसी सबूत के अभाव से ही वो आदमी उसको एक दिखाए कि वो मुल्जिम है, मुजरिम है। ये उसको अक्यूज बनाने का एक पूरा का पूरा प्रयास होता है। ये एक राजनीतिक है। मैं उत्तर दे सकता हूँ चित्रा जी? बोलिए गौरव भाटिया जी, उसके बाद संगीत जी आ रही हूँ। वो कह रहे हैं मुल्जिम और मुजरिम में फर्क होता है, लेकिन दोनों को एक ही तराजू पर तौलने का काम आप लोगों की ओर से किया जा रहा है। गौरव जी, नहीं, सबसे पहले राशिद जी की बात का ही उत्तर दे दूं। उन्होंने उदाहरण दिया कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद वो नेता सूर्य का प्रकाश आ गया, उनका राजनीतिक करियर और बेहतर हो गया। मैं उनको बताना चाहूंगा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी पे जब से भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और उनकी बेल पे वो बाहर हैं और सर्वोच्च न्यायालय तक गई थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनका राजनीतिक करियर क्या हो गया, जैसे ग्रहण लगता है, जैसे भस्मासुर होता है, पार्टी को भस्म कर देता है, वैसे हो गया। मायावती पे आरोप लगा, कांग्रेस की सरकार ने लगाया, उसके बाद वो बरी हो गई, लेकिन आप देखिए उनका राजनीतिक अंत कैसे हुआ है, ये भी स्पष्ट है। इसलिए कम से कम जब न्यायालय अपना काम कर रहे हैं और आप वरिष्ठ पत्रकार, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोल, बीच में मत, नहीं, आप मेरी बात को बीच में मत बोलिए। मैं भी आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आपकी बात सुनी मैंने, आप मेरी नहीं सुन रहे भाई साहब। हाँ ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, मेरी बात सुनिए पहले। है गौरव भाटिया जी, ठीक है, बोलिए। चित्रा जी, उन्होंने जयललिता का दिया तो मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और साथ में मायावती का उदाहरण दिया, तो उन्हीं की तर्क को ही तो उत्तर दे रहा हूं। बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? सुनिए आप मेरी बात। दूसरी बात है, यहाँ पे हमारे साथी बैठे हैं किशोर जी, उन्होंने बात करी, उन्होंने कहा कि वैसे तो वो सहमत है जो आशुतोष जी ने कहा है, लेकिन अरे लेकिन कहां से आया? आप मुझे ये बताओ, जो आपने तर्क दिया कि 100 दिन बाद संजय राउत को बेल मिली, तो पहली बात तो जो कांग्रेस पार्टी कह रही है और आप कह रही है, आप उनको गलत ठहरा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया 14 महीने तक मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली, 5 महीने संजय सिंह को बेल नहीं मिली। इसका मतलब क्या है? न्यायालय अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनका जो मुकदमा है वो बहुत गंभीर है, इसलिए बेल नहीं मिल रही। आज अरविंद केजरीवाल को भी राहत नहीं मिली। तीसरी बात आपकी कर लेते हैं। देखिए, आपको ये समझना होगा, पहला समन आया था चित्रा जी 2 नवंबर 2023 को। आज कोर्ट ने भी ये बात पूछी कि आप जाते क्यों नहीं है समन के आप पालन करते हुए। 9 समन हो गए, और हेमंत सोरेन के कितने समन आए थे चित्रा जी? 10वें समन पे वो गिरफ्तार हो गए थे, याद रखिएगा। और हेमंत सोरेन को भी आज तक बेल नहीं मिली, पार्था चैटर्जी को आज तक बेल नहीं मिली है। ये क्या दर्शाता है? एजेंसी अपना काम कर रही है और न्यायालय अपना काम कर रहे हैं। जब आप भ्रष्टाचार करते हैं
उसके बाद अगर बेल नहीं मिलती है तो प्रथम दृष्टया आपके जो आरोप लगे हैं वो गंभीर है, ये जान लीजिए। और एक बात कह के मैं अंत करूंगा, देखिए हमें एक बात समझनी होगी, अरविंद केजरीवाल को जब समन आ रहे थे तो वो समन पे ईडी को आदेश दे रहे थे कि ये समन इल्लीगल है। क्या कोई व्यक्ति, एक जांच एजेंसी को ये बता सकता है कि उसका समन इल्लीगल है? बल्कि उनको न्यायालय चाहिए था कि नवंबर में चले जाए, लेकिन तब वो नहीं कर। मैं आशुतोष जी के पास, उसके बाद आप लोग के पास आ रही हूँ। आशुतोष जी जल्दी से एक टिप्पणी। आपने कहा कि जो वकील हैं या जो लीगल टीम है अरविंद केजरीवाल की, वो उनको सही सलाह नहीं दे रही है, इसके पीछे क्या आधार है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप आशुतोष जी? नहीं देखिए, इस पूरे मामले में जो महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि अगर आपको समन मिला है, अगर आप उसके सामने अपीयर होते हैं और अगर उस वक्त अगर कोर्ट ने इनको, अगर मान लीजिए ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया होता, तब शायद बाहर आके या आम आदमी पार्टी ये कह सकती थी देखिए ईडी जानबूझकर मुझे फंसा रही है और न केवल फंसा रही बल्कि मुझे चुनाव में हिस्सादारी न ले सकूं, इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। आज की तारीख में ईडी की जो क्रेडिबिलिटी है, सीबीआई की क्रेडिबिलिटी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की क्रेडिबिलिटी बहुत लो है। पब्लिक में अगर आप जाएंगे तो इसका आपको सबूत मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी ईडी की किसी कार्रवाई पे अगर अदालत की मुहर लग जाती है तो उसके बाद फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की तारीख में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट तौर पे जब आपको कोएर्सिव एक्शन पर रिलीफ नहीं दिया है, गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई है, सबूत देखने के बाद नहीं लगाई है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह सवाल पैदा होगा कि भाई ईडी ने, चलो हो सकता है जानबूझ के फंसा रहे हो, लेकिन सबूत तो है ना, तभी तो हाई कोर्ट इनको रिलीफ नहीं दिया। तो ये जो पहलू है, इस पहलू की वजह से इनकी जो राजनीतिक लड़ाई है वो कमजोर होती। दूसरा मैं आपको इस बात में जवाब दूं कि जो भी गौरव भाटिया जी कहे, मैं गौरव भाटिया से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं कि जो जस्टिस खानविलकर की जो कमेटी, जो बेंच थी, उसमें जिस तरीके से पीएमएलए के मसले पर अपना फैसला दिया था, उसके बाद से पीएमएलए के मामले में किसी भी व्यक्ति के लिए जल्दी बेल मिलना लगभग असंभव की स्थिति है, क्योंकि वहां कोर्ट में जो विक्टिम है, जो अक्यूज्ड है, उसको ये साबित करना पड़ेगा कि मैं इनोसेंट हूं और ये जिम्मेदारी ईडी की नहीं कि वो बताए कि इन्होंने अपराध किया है। तो जब इस मामले में एक गौरव जी मुझे बोल लीजिए, तो इस मामले में जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको सिर के बल खड़ा कर दिया गया है, इसलिए इसमें बेल मिलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और आईपीसी के मामले में, सीआरपीसी के मामले में बेल मिलना बहुत आसान है। एक क्लोजिंग कमेंट प्रियंका कक्कड़ जी, मेरे पास वक्त नहीं है, 2 लाइन में प्रियंका जी, मेरे पास वक्त नहीं है। गौरव भाटिया जी, प्रियंका जी की बात रह जाएगी। मैं दो तीन बात, एक छोटी सी बात करके अपनी बात खत्म करती हूँ कि इन्होंने कहा कि कोर्ट क्यों नहीं दे रहा, कोर्ट बेल नहीं दे रहा। जैसे आशुतोष जी ने बताया कि पीएमएलए के केस में ऐसे संशोधन कर दिए गए हैं कि आपको बेल मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। पर ये जो लगातार आपने देखा होगा, सत्यपाल मलिक जी ने भी ये क्या करते हैं, जैसे छगन भुजबल का केस हो गया या जैसे अभी अजीत पवार का केस हो गया, तो ईडी कोर्ट के आगे जाके कहती है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, इनकी फाइलें खो गई, केस बंद कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, इनका केस बंद कर दो, तो कोर्ट बेल तब ग्रांट कर देती है। ऐसा वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे क्या होगा इस पूरे मामले पर रहेगी आज तक की नजर। दंगल में बस इतना ही, देखते रहिए आज तक।